हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरी अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्क्रीन आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी एक फोटो में जो है वो देख सकते हैं अपने सामने कि एक हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा है, क्लिनिक दिखाई दे रहा है और एक लाइन लगी हुई है बहुत सारे लोगों की। मेरी ये फेवरेट चीज है जिसके थ्रू मैं एक मोटिवेशन आप लोग का क्रिएट करता हूँ और ये सबसे फेवरेट लाइन है। और इसको हमेशा याद रखना कि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, अगर उनको कभी भी लाइन में लगना ना पड़े, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी जी जान लगा के करो। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, एक बार निकलेगा तो आपके लिए लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जो लाइन होती है वो कॉमन मैन के लिए होती है, पावरफुल लोगों के लिए लाइन नहीं होती है। डॉक्टर खुद आपके घर पर चल के आएगा। सो बिकम पावरफुल। पावर के पीछे भागो, पावरफुल बनो और तैयारी करो दम लगाकर, जी जान लगा के। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ। डेट याद रख लो, 22 मई 2022। इस दिन अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है यार। लाइव टेस्ट है, बहुत हजारों की मात्रा में लोग इस टेस्ट में अपीयर होंगे। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल अपीयर हो उस टेस्ट में और देखिए कि आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या रैंकिंग है। जो स्टूडेंट 5 जून 2022 को सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो तो बिल्कुल दो, और जो स्टूडेंट 2023 में अपीयर होने वाले हैं वो भी दो। क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और ये लाइव टेस्ट होगा, 11 बजे शुरू हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी मिस मत करना। आज के आज एनरोल कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। अनअकैडमी खुद आपको ईमेल भेजकर, एसएमएस भेजकर आपको टेस्ट से पहले इन्फॉर्म कर देगा कि ये टेस्ट होने वाला है, रेडी हो जाओ। तो एनरोल कर लो। 22 मई को टेस्ट है, 11 बजे टेस्ट शुरू होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट है। उसके बाद फिर टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। और टॉप 3 रैंकर्स को भाई साहब मैकबुक एयर जीतने का मौका है और आईपैड जीतने का मौका है और सैमसंग मोबाइल जीत सकते हो। तो बढ़िया तैयारी करो, बेहतरीन टेस्ट दो। और इवन 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को 10,000 के अमेजोन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका है, 5,000 के अमेजोन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका है, 2,000 के वाउचर जीतने का मौका है। और आपको कोड यूज करना है झासर, JHASIR, कैपिटल लेटर में झासर कोड यूज करना है। इवन पता है एक और चीज, दिल्ली एनसीआर में, प्रयागराज में, जयपुर में, पुणे में, हैदराबाद में, इन सिटीज में अगर आप हैं तो ये ऑफलाइन भी जाकर दे सकते हो टेस्ट, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। और सीसेट का टेस्ट होगा 12:30 से 2:30 बजे तक। बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट भी अनअकैडमी आपको मौका दे रहा है फ्री में, बिल्कुल भाई, ये सब चीजें फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा जो है वो नहीं देना। बिल्कुल टेस्ट दो आप, राइट। और झासर कोड यूज करना है, कैपिटल लेटर में JHASIR। तो एनरोल कर लो सभी के सभी, बिल्कुल फ्री में। स्कॉलरशिप टेस्ट भी होती है अनअकैडमी की डेली बेसिस पर, और इनका करंट अफेयर्स भी रहता है अनअकैडमी का ऑन रेगुलर बेसिस पर, उसकी भी टेस्ट सीरीज चलती है। एक सैटरडे को पाथ फाइंडर की भी टेस्ट सीरीज आती है, पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज शाम में 5 बजे। इसको भी दिया करो सभी लोग। 25 MCQ होते हैं, सिर्फ 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, राइट। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। और डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट भी जो है वो चलते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 बजे, प्रशांत धवन जी के, राइट। तो उनके भी टेस्ट दिया करो आप। तो चलो, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, फटाफट एनरोल हो जाओ अनअकैडमी में और अब लेक्चर को अपने कंटिन्यू करो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को। एंड वेलकम टू झासर अकेडमी फॉर आईएएस। मैं आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो रखता हूँ, 1 मिनट। सो द हिंदू न्यूज एनालिसिस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग को दिख रहा है तो प्लीज बता दीजिए, स्क्रीन सभी लोग को दिखाई दे रही है? द हिंदू न्यूज़पेपर सभी लोग को दिखाई दे रहा है? और जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेक्चर बाद में यूट्यूब पर अपलोड होगा, जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर इस लेक्चर को देख रहे हैं, गाइज नीचे कमेंट बॉक्स पर पिंड मैसेज पर मैंने एक लिंक डाली हुई है, वो एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर लीजिएगा तो आपको प्राइवेट लाइव क्लास का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर एक लिंक है, एक फॉर्म है, उसको भर देना तो आपके पास जो है वो एक्सेस आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आए स्टूडेंट के, सर 2023 वाले स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी? हाँ बिल्कुल, बहुत मैंडेटरी है। अब से आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस द हिंदू का लेक्चर जो है वो देखना है, द हिंदू न्यूज़पेपर देखना है। उसके बाद 3-4 दिन में अपनी करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास भी शुरू होने वाली है।
वो भी आपको कवर करना है, और जनरल स्टडीज की क्लास भी हम शुरू करेंगे, उसको भी आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि 28 मई 2022 है, तो द हिंदू के फुटर पर तो हम लोग को कोई चीज जो है वो, सॉरी, हेडर पर तो कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। बाकी मेन न्यूज जो है वो ये है कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र को कहा है कि स्टेट्स के पास, राज्यों के पास इक्वल पावर है जीएसटी रिलेटेड कानून बनाने की। तो हम लोग को क्या चीज अब ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के पास है। पॉइंट क्लियर? तो ये फैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल क्लियर जो है वो कर दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी इसके अलावा एक चीज जो है वो आपको क्या जो है वो ध्यान में रखनी है, ये है आर्टिकल 246A। ये आर्टिकल 246A जो है यही पावर देता है स्टेट्स को भी कि जीएसटी से रिलेटेड वो कानून बना सकती है। और जीएसटी काउंसिल जो है, ये काउंसिल के अंदर जो सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं वो स्टेट्स के भी आते हैं और सेंटर के भी होते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये काउंसिल जो है वो एक कोलैबोरेटिव डायलॉग का काम करता है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो मिलकर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर किसी निर्णय में निर्णय पे आते हैं, वो भी कंसेंसस के थ्रू, मतलब सबकी सहमति के थ्रू। तो ये एक चीज है, तो ये हम लोग को देखने को मिली, बस छोटी सी चीज जिसके बारे में आपको बस जनरल सा बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि सेंटर और स्टेट दोनों का ही रोल हम लोग को जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने पर देखने को मिलता है। बाकी सिद्धू जो है उनको 1 साल की जेल हो गई है। एक हम लोग को देखने को मिला है कि रोड रेज का केस था, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यासिन मलिक जो है, ये पहले पेज में ये टॉपिक था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यासिन मलिक जो है उसको टेरर फंडिंग के लिए जो है वो अरेस्ट किया गया है, तो मतलब उसके ऊपर आरोप जो है वो लगाए गए हैं, और स्पेशल एनआईए जो है उसने उसको आरोपी जो है वो ठहराया कि ये टेरर फंडिंग जो है वो कर रहा है। तो ये पहली पेज की न्यूज थी इसलिए बता दिया, काम की नहीं है अभी के लिए आपके। ये देखो ये वाला टॉपिक जो है वो काम का है, हम पैंगोंग सो लेक के बारे में बात करेंगे, स्पेशली इसकी लोकेशन में आप लोग को दिखाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर से, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है पेज नंबर 11 पर भी हम लोग को मिलेगा, तब उस समय मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पैंगोंग सो लेक से रिलेटेड हम लोग जानेंगे। ठीक है, और अभी हो क्या रहा है पैंगोंग से सो लेक पर हम लोग को जो देखने को मिल रहा है कि चाइना के द्वारा एक ब्रिज बनाया जा रहा है, राइट। तो उसको जो है वो इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि चाइना जिस प्रकार से ब्रिज जो है वो तैयार कर रहा है, बना रहा है, और ये एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, विवादित टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। चलिए, ये एक चीज थी। और एक प्ली सामने आई है कि मथुरा की मस्जिद को जो है वो हटा दिया जाए। मथुरा पे अंदर एक मस्जिद हम लोग को देखने को मिल रही है, उसको हटाया जाए, तो उस पर जो है वो चर्चा चल रही है। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, बॉक्सर निखत जरीन। बॉक्सर निखत जरीन का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनको गोल्ड मेडल मिला है किस चीज में, वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप में, जो कि इस्तांबुल में हुई थी थर्सडे को। तो इनको जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो मिला, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और वर्ल्ड के चैंपियन क्लब में मैरी कॉम भी जो है वो है, सरिता देवी है, जेनी आरएल है, राइट, लेखा केसी हम लोग को देखने को मिल रही है, और अब हम लोग को निखात जरीन देखने को मिल रही है। तो ये चीज आप थोड़ी सी, इनका नाम बस ध्यान में रखना निखात जरीन का, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, राइट। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सिविल सर्विसेज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बट इस प्रकार के जो टॉपिक आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, राइट। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सभी को पता है, हम 3-4 दिन से ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जिनको अगर, जैसे जो नए जुड़े हैं अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको अगर इस केस के बारे में नहीं आइडिया तो आप लिख सकते हो, मैं दोबारा से आपको इन शॉर्ट पूरे केस के बारे में बता दूंगा। और जिनको पता है तो ये ध्यान में रखना, ज्ञानवापी मस्जिद की लोकेशन वाराणसी वगैरह और पूरे इशू के बारे में आई थिंक आपको पता होगा। आज कोर्ट में जो है वो सुनवाई होगी इस केस को लेकर, तो देखते हैं कि कल क्या न्यूज आती है इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा एक आपको बस ये छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सीयूईटी जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है वो कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट के जो एडमिशन होंगे वो सीयूईटी के आधार पर होंगे। और सीयूईटी जो है उसका टेस्ट कौन कंडक्ट करेगी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो उसका टेस्ट कंडक्ट करेगी, राइट। एनटीए जो है गाइस ये टेस्ट कंडक्ट करती है 42 सेंट्रल और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के लिए। और इवन पहले भी जो है ये चीज कही गई थी कि अभी तो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की बात हुई है, इससे पहले जो है ये बात हुई थी कि अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन है, तो वो एडमिशन भी जो होंगे वो सीयूईटी के आधार पर होंगे। 12th के मार्क्स जो है वो अब एप्लीकेबल नहीं होंगे। एडमिशन यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी जो है वो देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। बस एक बेसिक से आपको आइडिया होना चाहिए कि सीयूईटी का टेस्ट जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। एनटीए जो है ये टेस्ट को कंडक्ट कर रही है।
और किसके ऑर्डर पर? यूजीसी के ऑर्डर पर, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक दिल्ली की एक स्कीम है, फ्रंट पेज पर इस स्कीम की बात हुई है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो है वो, ये स्कीम जो है वो किसकी है? तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। अभी बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार को कि आप ये स्कीम को बंद कर दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो हटा दिया है, इस स्कीम को बंद करने की बात कर दी है। क्यों बंद करने की बात करी है? क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राशन है, ग्रेन्स है, उसका उपयोग करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इनका कहना है कि आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का जो ग्रेन्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप जानते होंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत आप सभी को पता है ना कि राशन कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और लोगों को 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए पर केजी के हिसाब से जब ग्रेन्स मिलते हैं, राशन मिलते हैं, राइट, राशन शॉप से। रियली चीज सभी को पता है। तो ऑलरेडी एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें देखने को मिल रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, राइट। तो जब ऑलरेडी एक स्कीम है तो आप इस प्रकार से उस स्कीम का जो है ग्रेन जो सप्लाई करती है सेंटर, उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके तहत जो ये स्कीम को बंद करने की जो है वो बात कर दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने, राइट। तो इसको लेकर बस एक छोटा सा टॉपिक था, राइट। चलिए, राइस विद फोर्टिफिकेशन, यस, आज की डेट में राइस फोर्टिफिकेशन के साथ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। फोर्टिफिकेशन के बारे में भी आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा। तो अब सेकंड पेज पे आते हैं, सिटी से रिलेटेड पेज है भाई। बताया जा रहा है कि एलपीजी के प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए, ये बात तो है। सिलेंडर का प्राइस जो है वो काफी महंगा हो गया है। मुझे याद है कि जब से मैंने ये सब प्राइस वगैरह को देखना शुरू किया था, कि सिलेंडर का प्राइस है वो मैंने देखना मेरे ख्याल से 450 रुपए के आसपास से शुरू किया था। कि जब घर पे आता था सिलेंडर, मम्मी रख देती थी पैसा, 452, 453 ऐसा कुछ रुपए जो है वो मैं देता था। और आज की डेट में मेरे ख्याल से यहाँ पर 850, 900, 900 रुपए के आसपास तो हो ही गया यार सिलेंडर। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर 1000 रुपए के पार चला गया। अब ये अमित शाह जी ने थर्ड पेज भी हमारे लिए जो है वो काम करनी, सिटी से रिलेटेड है। अमित शाह जी ने जो है वो कहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड नहीं है भाई, लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है। आइडियोलॉजी के आधार पर आप लड़ो झगड़ो मत, बल्कि अपने आइडियाज को एक्सचेंज करो, राइट। फिर ये सब जो टॉपिक्स अपने लिए जो है वो कुछ खास काम के नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। अब ये वाला जो टॉपिक है चौथे पेज के अंदर, ये ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, फिर अपन एडिटोरियल पे जाएंगे, क्योंकि एडिटोरियल पर इसके बारे में जो है वो काफी डिटेल पे मेंशन है। और जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो एडिटोरियल पे आपको मिलेगी। तो अभी हुआ क्या है, तो आपको पता होगा, इस कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ओबीसी कोटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र भी जो है ये चाह रही है कि अब ये भी जो है वो इसी ग्राउंड के आधार पर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर भी लोकल बॉडीज इलेक्शन में या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो अपनी फुलफिल करें, राइट। चलिए, और सभी लोग टाइम पे आया करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी लोग टाइम पे आया करो। बिल्कुल 9 बजे अपन क्लास जो है वो शुरू करेंगे, शार्प 9 बजे क्लास जो है वो शुरू होगी। चलिए, अब आते हैं अपने एडिटोरियल के पेज पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पेज है, राइट। चलिए, तो हमारा पहला जो मेन एडिटोरियल है, देखिए ये एडिटोरियल जो है वो किसका है, पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग, चंद्रकांत लहारिया जी का। अब ये लहारिया जी कौन है? कभी भी एडिटोरियल पढ़ो तो एक बार ऑथर के बारे में थोड़ा सा देख लिया करो, एडिटर के बारे में देख लिया करो। तो फिजिशियन है, पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम स्पेशलिस्ट है, और एपिडेमियोलॉजिस्ट है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन who studies or is an expert in the branch of medicine which deals with the incidence, distribution and possible control of disease। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिजीज को कंट्रोल करने का जो है वो इनका काम होता है। ये ऑपरेट करते हैं किस चीज के ऊपर? कि डिजीज को कंट्रोल करना है, राइट। तो ये चीज भी है, ये इस प्रकार की चीज भी थोड़ी सी हम लोग को जो है वो ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये पूरा जो एडिटोरियल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो आर्टिकल है, इसमें मेन टारगेट किसके ऊपर किया गया? कार्डर सिस्टम के ऊपर टारगेट किया गया। हर जगह आप देखेंगे कि हर जगह पर यहाँ पर कार्डर सिस्टम के ऊपर ही स्ट्रेस डाला गया है। पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कार्डर, राइट। ये देखिए पब्लिक हेल्थ कार्डर नजर आ रहा है आपको? हर जगह पूरे उसमें इन्होंने एक ही चीज पर जो है फोकस किया है, कार्डर के ऊपर। यहाँ पर भी आप देखेंगे एंड में आते आते भी इन्होंने, ये देखिए पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कार्डर। पूरा आर्टिकल सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? कार्डर के बारे में बात कर रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्डर? क्योंकि आप भी आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आपको भी एक कार्डर जो है एलोकेट किया जाएगा। क्या होता है कार्डर? कोई मुझे बताएगा क्या होता है कार्डर?
एक पर्टिकुलर फोर्स के अंदर एक जो फोर्स होती है, राइट, उसका एक सेपरेट कार्डर होता है। जैसे आईपीएस का सेपरेट कार्डर है, आईएएस का सेपरेट कार्डर है, राइट। किस पर्पस के लिए होता है कि वो एक बिल्कुल एक यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है जो मिलकर काम करती है एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर। अब हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ केयर का स्पेसिफिक कार्डर नहीं है, और कार्डर नहीं होने के कारण स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में कार्डर हम लोग को देखने को मिलता है, और कार्डर नहीं होने के कारण डॉक्टर जो है उनका मोटिवेशन पब्लिक सेक्टर या पब्लिक हेल्थ केयर से जो है वो पीछे हटने लगता है। कार्डर के फायदे जो है वो बहुत सारे हैं। कार्डर के तहत जो है वो आप एक ही चीज में स्पेशलिस्ट रहते हो, आपकी एक पूरी की पूरी विंग होती है। इसके अंदर जो है चंद्रकांत जी जो है ये भी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हमें अपने हमारी कंट्री के अंदर कार्डर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है हेल्थ केयर सेक्टर में, क्योंकि आपको पता है फैक्ट कि पेंडेमिक के बाद हम लोग को क्या स्थिति जो है वो देखने को मिली, राइट। क्योंकि पेंडेमिक को पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो किसने किया? ब्यूरोक्रेट्स ने कंट्रोल किया, राइट। आप जानते हैं पॉलिसीज वगैरह तैयार करके, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉपर हेल्थ केयर को लेकर कार्डर सिस्टम नहीं थे, और कार्डर सिस्टम नहीं होने के कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिली कि प्रॉपर तरीके से, जैसे कि अगर काम सबने किया, हेल्थ केयर वर्कर्स ने सभी ने मिलकर हर तरीके से जो है वो काम किया, जितना हो सके उतना काम किया। बट द प्रॉब्लम इज कि स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कुछ चीज नहीं हुई। बट वहीं पे अगर कार्डर होती तो एक स्ट्रेटेजी तैयार करके स्पेसिफिकली उस चीज पर जो है वो काम किया जाता, राइट। गेटिंग इट? तो यहाँ पर पूरे पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर एडिटर फोकस कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम पर हम लोग को फोकस करना है, और स्पेसिफिक कार्डर सिस्टम जो है वो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए लेकर आना है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एंड कार्डर हेल्दियर सोसाइटी के लिए। तो ये जो है वो सेटअप करने की बात की गई है कि इंडिया जो है वो जल्दी से जल्दी काम करे किस चीज पर, कि पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट कार्डर हेल्दियर सोसाइटी बनाने के लिए जो है वो स्टैब्लिश करें, बस। और कुछ नहीं था इस पर्टिकुलर पूरा आर्टिकल के अंदर। हेल्थ केयर की स्थिति तो आपको बताइए कि किस तरीके की हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही, पेंडेमिक के बाद जो है वो और ज्यादा जो है वो स्ट्रेस जो है वो डाला गया है। इसके अलावा एक और चीज थी, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर हालांकि रिकमेंडेशन दिए गए थे पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट कार्डर को लेकर, बट फिर भी हम लोग को देखने को मिला नहीं मिला कि अभी तक इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया हो। तो कहा जा रहा है कि इसको प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट करिए, और इसमें ये भी कहा गया है कि देखिए इम्प्लीमेंटेशन टू बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इस चीज को अगले कुछ महीनों में इंप्लीमेंट करो, राइट। क्योंकि देखो हमारी कंट्री में हम लोग पॉलिसी तो बना लेते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण ही हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि रिजल्ट नहीं मिल पाता। जैसे आप अपना प्लान बना रहे हो, तैयारी कर रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, बट उसको अगर आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट आएगा? प्रॉपरली टाइम नहीं दोगे अपने एग्जामिनेशन में तो कैसे रिजल्ट आएगा, है ना। तो बस इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इवन जैसे कि हेल्थ स्टाफ जो है, और जो दूसरी कैटेगरी हम लोग को गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज की देखने को मिलती है, तो उसको प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, नए नए कार्डर जो है वो सेटअप करो। देखो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग कार्डर होगा, हेल्थ केयर वर्कर्स का अलग कार्डर होगा, तो ऐसे काफी सारे कार्डर जब बन जाएंगे तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी आसानी होगी। देखिए क्लियरली लिखा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फाइनेंशियल एलोकेशन, इसमें भी आसानी होगी। हम बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन कर सकेंगे। जैसे कि आप जो है जब आईएएस बनेंगे तो आपकी ट्रेनिंग कहां पर होगी? नवासना में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर आपको ट्रेन किया जाएगा। और आपको शायद ये भी बात पता होगी, आप ब्यूरोक्रेट्स के वीडियोस देखते होंगे, इंटरव्यू देखते होंगे, तो उनको बार बार, यानी कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको बार बार बुलाया जाएगा ट्रेन करने के लिए, राइट। अब एक कार्डर होगा तो क्या आसानी होगी, जो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स है, उनके लिए एक अलग स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पर वक्त के अनुसार, क्योंकि देखो चीजें बदल रही हैं, और इवन ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी बीमारियां आएंगी। इसके बाद हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसके बारे में यही चीज जो है बात की गई कि हमने अपनी बायोडायवर्सिटी का लॉस किया है बहुत बुरी तरीके से, और वही एक वजह है जिसके कारण से लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और ये बढ़ेंगी, राइट। जब ये लगातार बीमारियां जो है वो बढ़ेंगी तो उसके लिए हमें अभी से एडवांस में प्रिपेयर होने की आवश्यकता है कि नहीं? अभी हमें एडवांस में प्रिपेयर होना है, राइट। तो उसके लिए अगर एक कार्डर सिस्टम तैयार होता है तो प्रॉपरली स्पेशलिस्ट को ट्रेन किया जाएगा इस बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ कि कैसे डील करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेन स्ट्रेस था, और इसी चीज को जो है आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे। तो ये एक चीज थी छोटी सी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अब जो नेक्स्ट मेन हमारा आर्टिकल है ये है एरिक फाल्ट का। और एरिक फाल्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये डायरेक्टर है यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस के, राइट। और यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इनको जो है वो कवर करता है, यानी कि इन पूरी के पूरे रीजन को, क्षेत्र को जो है वो कवर करता है, राइट। चलिए
अब इसके अंदर हमें काफी सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो अभी हम लोग को एक रिपोर्ट नजर आई थी, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये रिलीज हुई थी 2019 में, किसके द्वारा? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा, और यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में ये हमें देखने को मिली थी। और इसमें क्या चीज बताई गई, अब ये फैक्ट आप लिख लो, मेन ग्लोबल ड्राइवर्स बायोडायवर्सिटी लॉस के कौन से हैं? ग्लोबल ड्राइवर मतलब, ड्राइवर समझते हो क्या होता है? कभी भी लिखते हैं ना जब हम, तो ऐसे टर्म्स को उपयोग करना चाहिए। ड्राइवर मतलब भाई जो हमें उस जगह तक पहुंचाता है। तो ऐसी कौन सी चीज हुई है जिसके कारण से बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ है, राइट? मतलब बायोडायवर्सिटी लॉस होने, मतलब होने के लिए किसने कंट्रीब्यूट किया, तो वो ड्राइवर कौन है, वो फैक्टर्स कौन से हैं? तो ये है क्लाइमेट चेंज। पहला पॉइंट। इन्वेजिव स्पीसीज, सभी को पता है इन्वेजिव स्पीसीज कौन सी होती है? क्या सभी लोग जानते हैं इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में? ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और गाइस अगर आप चाहें तो आप बोल भी सकते हैं अपनी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कोई कुछ कहना चाहता है क्या? मंडल जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप अगर हैंड रेस कर दोगे ना तो मुझे पता लग जाएगा कि आप कुछ बोलना चाहते हो। आप इवन हैंड रेस करके भी बोल सकते हो। यहाँ पर आपके पास एक एप्लीकेशन के अंदर एक फीचर और है, अगर आपको लिखना नहीं है कुछ पूछना है तो बोल कर भी अपनी चीज जो है वो पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। कितनी चीजें टोटल? 1 2 3 4 5 छह चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ये मेन ग्लोबल ड्राइवर्स हैं बायोडायवर्सिटी लॉस, इनके कारण बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ये मेन्स को उपयोग करने वाली चीज है। और आप जानते हैं कि हमारी धरती के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। हमारी धरती की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी जो है उससे कई ज्यादा हम जो है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो वो एक्सीड जो है वो हो चुकी है। बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि हमारे एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना हमारे एनवायरमेंट को, राइट। तो ये एक चीज है। और इसके अलावा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म है जो कि अभी तक क्रिएट हुआ है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में इसको यूनेस्को ने क्रिएट किया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व किसने क्रिएट किया? यूनेस्को ने। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसी प्लेस हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर ह्यूमंस नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। देखो इसमें आप पता है क्या करो, एक वेन डायग्राम जो है उसका दिमाग में रखो। जैसे एक वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम पता है ना, ये इस एक मिनट रुकना, सॉरी, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इन तीन गोलों में जो है वो क्या आएंगे? एक गोले में तो ह्यूमन आ गया, एक गोले में जो है वो एनवायरमेंट आ गया, और एक गोले में आ गया एनिमल। तो ये तीनों तीनों जब एक साथ जो है वो मिल जाते हैं, एनवायरमेंट, ह्यूमन, एनिमल, तो ये जो चीज होती है बायोस्फीयर जो है वो कहलाती है। ठीक है, ये आपने एनवायरमेंट में जो है वो पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, राइट। तो ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया के अंदर 30 से भी ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग को देखने को मिलते हैं, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका में जो है वो लाया गया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम ध्यान में रखना है, हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? श्रीलंका में। तो 1977 में ये लाया गया था। 25,500 हेक्टेयर्स के क्षेत्र पर ये फैला हुआ है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और इंडिया के अंदर पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है गाइस, ये यूनेस्को के द्वारा जो है वो लाया गया सन 2000 में, यानी कि यूनेस्को ने जिसको प्रमाणित किया, सर्टिफाई किया सन 2000 में। और ये कहां पर था? नीलगिरीज में। ब्लू माउंटेन्स हमें देखने को मिलता है। देखो क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ सकते हैं, ब्लू माउंटेन्स जो है वो कहाँ के हैं? नीलगिरीज के। और ये क्षेत्र जो नीलगिरी का है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में फैला हुआ है। तो ये बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पहला हम लोग को यहाँ पर इंडिया के अंदर देखने को मिला था। और आज की डेट में इंडिया के अंदर 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। एक पन्ना भी है जो मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, जिसे 2020 में शामिल किया गया है, जो लेटेस्ट हम लोग को इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, कि लेटेस्ट इसको शामिल किया है। क्लियर? तो ये चीज है। एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट का वेटेज बहुत ज्यादा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब जैसे इसमें ये भी लिखा है कि भूटान, इंडिया, नेपाल जो है, इनको अगर आप कंबाइन कर दें, इन तीन कंट्रीज को कंबाइन कर दें, तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ग्लेशियर्स सराउंडेड बाय लेक्स, यहाँ पर झीलें देखने को मिलती हैं। एल्पाइन इकोसिस्टम, यानी कि एल्पाइन इकोसिस्टम पता है ना सभी लोग को, माउंटेनियस वाला, राइट, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र वाला। जैसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें,
ये स्टैब्लिश हुआ था 2018 में। ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, इसके अंदर हाईएस्ट इकोसिस्टम है ये पूरे दुनिया भर का। ये 8586 मीटर के एलिवेशन पर है, ऊंचाई पर है। यहाँ पर आपको ऑर्चिड्स मिल जाते हैं, रेयर प्लांट की स्पीसीज जो है वो मिल जाती हैं, राइट। मोर देन 35,000 पीपल यहाँ पर रहते हैं। और मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है यहाँ पर रहने वाले लोगों की, वो क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री फार्मिंग है, राइट। तो ये सब चीजें। बांग्लादेश, इंडिया और मालदीव्स और श्रीलंका, ये 4 कंट्रीज को अगर आप ले लें तो इनकी कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। 4 कंट्रीज जो है वो समुद्र के तट के पास हम लोग को देखने को मिलती हैं। और कोरल रीफ और मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर हम लोग को नजर आते हैं, राइट। कोरल रीफ सभी को पता है ना, कोरल रीफ जो है वो क्या होती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। ये सब अंडरलाइन करिए। ये देखिए, ये डायरेक्ट ऐसे टॉपिक प्रीलिम्स में, मेंस में जो है वो पूछे जाते हैं। और ये सब जो एरिया है, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि स्ट्रॉम हो गया, जैसे कि तूफान हो गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसके चपेट में पड़े हुए हैं, राइट। और सी लेवल राइज के चपेट में पड़े हुए हैं। टेम्परेचर लेवल के इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और मालदीव जो है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लोएस्ट लाइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लोएस्ट लाइंग कंट्री, क्योंकि इसका एलिवेशन हम लोग को 1.5 मीटर ही सिर्फ मात्र देखने को मिलता है हाई टाइड मार्क से। जब भी हाई टाइड आती है तो उससे हाई टाइड से सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब टेम्परेचर लेवल अगर इंक्रीज होगा, सी लेवल राइज होगा, तो ये सब आइलैंड कंट्रीज जो है ये चपेट में आ जाएंगी, ये पानी के नीचे जो है वो चली जाएंगी। और ये पानी के नीचे चली गई तो ह्यूमन का लॉस होगा, प्लांट्स की स्पीसीज का, एनिमल की स्पीसीज का लॉस होगा, फ्लोरा फौना का लॉस होगा, यानी, ठीक है। तो इसलिए कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करने की, इसको प्रोटेक्ट करने की, इसके संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसको रिस्टोर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट। और 3 बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है वो ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं मालदीव्स के अंदर, राइट। तो ये चीज है। अब इशू जो है वो क्या क्या हम लोग को देखने को था। अब ये पॉइंट आपके लिए गाइस इंपॉर्टेंट है। चिंता के विषय जो है वो क्या है, तो चिंता के विषय है बायोडायवर्सिटी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। और सपोर्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो ये सब चिंता के विषय हैं और इनको साइंटिफिक रिसर्च और प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं। गेटिंग इट? अच्छा, अभी के लाइव सेशन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जैसे कि यूट्यूब पर थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो आ रही थी लाइव सेशन के दौरान, आई थिंक अब नहीं आ रही होगी। अब सब कुछ स्मूथ चल रहा है? बताइए, है ना? चलो ठीक है, इसमें सब स्मूथ चलता है, इसमें कोई दिक्कत तो आती नहीं है। सो एम इज टू डिटेक्ट चेंजेस। एम जो है वो क्या है, चेंजेस को डिटेक्ट करना। जो, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा तो तुरंत आपको चेंजेस जो है वो डिटेक्ट करना है। और जैसे ही आप चेंजेस जो है वो डिटेक्ट करेंगे तो आप सोल्यूशन जो है वो निकाल सकेंगे। फाइंड सोल्यूशन टू इंक्रीज द क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये चीज है, काफी अच्छा आर्टिकल था, इसकी हर चीज काम की थी, राइट। और प्रायोरिटी कंट्रीज जो है वो कौन सी है, तो ये भी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में है यूनेस्को की, राइट। इनके पास जो है वो कोई भी अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो काम कर रही है, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल जो है वो तैयार कर रही हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाने के लिए, राइट। और यूनेस्को जो है ये मानता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बायोस्फीयर रिजर्व के नंबर्स को इंक्रीज करना इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के अंदर। और एक और फैक्ट ध्यान में रखना, मई 22 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग को इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिली, काफी अच्छा ये आर्टिकल था, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये टॉपिक है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कल की या परसों की आई थिंक न्यूज थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था मध्य प्रदेश को, कि मध्य प्रदेश 14% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए एलोकेट करेगी लोकल बॉडीज इलेक्शन में। लोकल बॉडीज इलेक्शन में 14% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा। तो ये 14% वाली चीज, ये फैक्ट ध्यान में रखना, कभी कभी स्टेट पीएससी ये फैक्ट पूछ लेती है। अच्छा, इन लोग की डिमांड हालांकि 27% थी, मध्य प्रदेश की डिमांड 27% थी। तो इसलिए जो है वो अपोजिशन जो कांग्रेस है, उसने कहा कि अरे क्या कर लिया तुमने, 14% तो 27% तो दिला नहीं पाए, 14% का लॉलीपॉप तुम्हें पकड़ा दिया गया, तुमने तो फेलियर हो। अब देखो, अपोजिशन में ये सब काम होता है, उसका तुमको पढ़ना नहीं, बट यस, हमें फैक्ट पता होना चाहिए कि इनकी जो डिमांड थी वो 27% थी और जो इनको मिला है वो 14% मिला है, राइट। तो ये फैक्ट समझ में आया कि रिजर्वेशन 14% मिला है। अच्छा, अब मध्य प्रदेश ने क्या किया, मध्य प्रदेश ने ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल कर दिया।
अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया के तहत ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो एलोकेट किया जाता है, और ये स्टैब्लिश हुआ था ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया 2010 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए। सिर्फ इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया, हालांकि मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक टॉपिक आया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था, और जब अपनी अभी स्पेशल क्लासेस लगेंगी तो इस ट्रिपल टेस्ट के बारे में भी और पूरी चीज डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अभी न्यूज़पेपर में अवेलेबल नहीं है, और अभी के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसी डिटेल में इससे रिलेटेड चीजें नहीं पूछेंगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया किससे रिलेटेड है, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, राइट। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया का उपयोग किया जाता है, 2010 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये चीज है। और मध्य प्रदेश ने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है महिलाओं को भी, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के अलावा, और इनका प्रपोज था ओबीसी को लेकर, राइट। 27% था, अब 14% इनको जो है वो मिल गया, और इन्होंने कहा कि 50% की सीलिंग के तहत इन्होंने किया। अच्छा, 50% की सीलिंग जो है वो कौन लेकर आया, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो क्या बताओगे, किस केस में 50% की सीलिंग जो है वो सेट की गई थी? 50% की सीलिंग जो है वो सेट किस केस में जो है वो की गई थी? कौन सा केस है, कोई मुझे बता सकता है? किसी को पता है इस चीज के बारे में? जल्दी बताओ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50% की सीलिंग जो है वो किसने दी है? ये तो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए, बताइए। अभी याद नहीं आ रहा, नहीं पता है। अरे बाबा, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ क्लास के बाद। इस लिंक को जरूर जो है वो देख लेना, क्योंकि इसमें पूरी चीज जो है वो अवेलेबल है। मैंने पहले भी हालांकि जो है वो आप लोगों को इस चीज के बारे में पढ़ाया हुआ है। याद करो वाली बात, जब हमने बात करी थी कि हमारी कंट्री के अंदर 50% हम लोग को देखने को मिलती है कि ओबीसी की पॉपुलेशन है। मंडल कमीशन, कुछ याद आ रहा है आपको? मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी। तो ये सब चीजें मैंने आपको दी थी, बट एक मिनट रुको, मैं आपको 3,000 हाँ, ये है डिस्कशन बिग पिक्चर वाला, ये देखो आप, ये मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दी है, और जो भी स्टूडेंट बाद में यूट्यूब पर जो है वो देखेंगे, क्योंकि आपके पास तो लिंक आएगी नहीं क्योंकि प्राइवेट है ये, आप बस एक काम ये करना, दृष्टि आईएएस में या फिर बिग पिक्चर का एक है 50% कैप ऑफ रिजर्वेशन, तो इनका एक डिस्कशन है। तो इंदिरा साहनी का केस था जिसके अंदर 50% ये हम लोग को देखने को मिला था, रिजर्वेशन के ऊपर कैपिंग जो है वो लगाई गई थी, राइट। इंदिरा साहनी केस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और इसके अंदर पूरी चीज जो है वो एक डिस्कशन जो है वो मेंशन है इसका, बिग पिक्चर का। और राज्यसभा का बिग पिक्चर आता है ना, तो जिसमें आप शायद कभी कभी देखते होंगे फ्री टाइम में, खाना वाना खाते समय देख लिया करो, उससे भी अच्छी नॉलेज जो है वो बढ़ती है। बाकी हम लोग तो हालांकि सब चीज यहाँ पर कवर कर ही लेते हैं आपकी स्पेशल क्लास में, तो क्योंकि ये वाली चीज मैंने पहले पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। चलिए, सो इसके अलावा मध्य प्रदेश और ओडिशा जो है ये भी जुडिशियल स्क्रूटनी जो है वो फेस करेंगे, क्योंकि क्योंकि अभी जैसे कि कोर्ट ने हालांकि कह दिया है कि मध्य प्रदेश जो है उसको ओबीसी के लिए 14% का रिजर्वेशन मिलेगा, बट ये जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में आएगा। मतलब मध्य प्रदेश की जो ये रिपोर्ट है, ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट, इसकी भी न्यायिक जांच जो है वो होगी। न्यायिक जांच तो हर चीज की होगी, जुडिशरी इसीलिए तो अवेलेबल है। जुडिशरी का काम ही यही है प्रोटेक्ट करना, कि कल को अगर कोई लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है वो अगर गलत कानून बनाए तो जुडिशरी जो है उसको ठीक करे, है ना। ये चीज आप जानते ही ऑलरेडी इस चीज के बारे में। सो कोर्ट ने जो है वो कहा है कि क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन विच इज सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस नीड नॉट टू बी अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। ये वाली चीज भी है। अब देखिए, आप मुझे बताएं रिजर्वेशन सही है या गलत है, क्योंकि देखो हम बेसिकली आर्टिकल को पढ़कर क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं। आर्टिकल को सिर्फ पढ़कर याद नहीं करना, ठीक है, उसमें फैक्ट्स होते हैं, उसको हमें देखना रहता है, बट द मेन पॉइंट इन रीडिंग द आर्टिकल्स एडिटोरियल इज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। आप मुझे बताओ कि रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट?
क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले वो इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले जो नीचे लिखा हुआ है। बताइए, इट इज इंपॉर्टेंट। आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट रिजर्वेशन जो है, आप जब रिजर्वेशन के बारे में लिखें तो इक्विटी का जिक्र करें। इक्विटी पता ना क्या होती है? इक्विटी मतलब जो लोग जो है बैकवर्ड है उनको एक प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए, इक्वल स्टेटस देने के लिए पुश कर दिया जाता है, राइट? रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू राइट डाउन कि हमारी कंट्री के अंदर जो जो जिसको वाकई में आवश्यकता है, जो नीडी है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। रिजर्वेशन किनको मिल रहा है? जिनको, जो ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पर है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही। जैसे कि सिविल सर्विसेज में भी हम लोग को रिजर्वेशन का क्लॉज देखने को मिलता है, राइट? यू गाइस नो अबाउट इट। क्या हो रहा है कि जिन बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं है, जो बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, राइट, कोई कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, बुक्स नहीं खरीद पा रहे, इंटरनेट के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे, राइट? एक तरफ वो बच्चे हो गए जिनकी मैं बात करूं, चलो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की, मैं एक तरफ उनको रखता हूं, राइट, जो नीडी है। एक तरफ मैं उनको रखता हूं जो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के हैं, और जो महंगी महंगी कोचिंग्स में जाते हैं, पूरी उनके पास पर्याप्त फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की, बुक्स, सब कुछ फैसिलिटी है, और फिर जब ये एग्जाम में बैठेंगे तो ये कट ऑफ को इंक्रीज नहीं कर देंगे। क्या आपको लगता है कि कट ऑफ को इंक्रीज नहीं करेंगे? इससे क्या होगा? इससे जो बच्चे जो नीडी हैं, जिनको वाकई में आवश्यकता थी, वो निकल जाएंगे, वो हट गए। तो इसलिए राइट नाउ हमारी कंट्री को हमें कास्टलेस बनाना है। क्या बनाना है? कास्टलेस पॉपुलेशन हमें बनाना है। ये मेंस में लिखिएगा, हमारी कंट्री को कास्टलेस हम लोग को बनाना है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है। तो इसलिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुश अवर फोकस ऑन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। हमें इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करना है। गेटिंग इट? तो ये एक चीज है भाई, जिसको नीड है उसको जो है वो दिया जाए, जिसको नीड नहीं है उसको ना दिया जाए। एंड यस, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी इम्पोज्ड। आपके आंसर में ये चीज नहीं लिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए, क्योंकि देखो दोनों चीज है यार। यू हैव टू ऑल्सो, लाइक, मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी अपने मेंस के आंसर को लिखो तो सीमित मत रहो, आप डायनेमिक रहो। आपने एक तरफ तो जो है बात कर दी किसकी, कि आपको कास्टलेस सोसाइटी बनानी है, बट यू नो द वेरी फैक्ट कि आज की डेट में भी सोसाइटी के अंदर है इश्यूज। आज की डेट में भी कास्ट के नाम पर लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता। डिफरेंसेस हमें आज की डेट में भी देखने को मिलते हैं, राइट? सो इस सोसाइटी में हमने वो चीज ऑब्जर्व करी है। हमें काफी सारी न्यूज भी मिली है कि कास्ट के आधार पर दंगे हो गए, किसी को मार दिया, है ना? ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। सो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी इम्पोज्ड, कि जो भी ये चीज कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। सो दिस शुड बी द अप्रोच इन योर आंसर, राइट? चलिए, तो ओबीसी जो है वो कलेक्टिवली फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आप ये भी चीज आते हैं, मंडल कमीशन की ये रिपोर्ट थी, राइट? तो जिसके बारे में, इसके बारे में मेंशन किया गया था कि ओबीसी जो है अगर उनको आप मिला देंगे तो हमारी पॉपुलेशन से आधे से ज्यादा नंबर जो है वो हम लोग को ओबीसी का जो है वो देखने को मिलता है। और काफी सारी कम्युनिटीज भी आज की डेट में चाह रही है कि उनको भी ओबीसी का स्टेटस जो है वो मिल जाए, राइट? सो एक डिमांड थी कि ये 50% की सीलिंग जो कोटा के ऊपर है वो हटा दी जाए, इसको इंक्रीज कर दिया जाए, राइट? क्योंकि काफी सारी कम्युनिटी जो है उनको ऐड होना है, शामिल होना है, ये एक चीज है, राइट? अब अगर आप 50% की सीलिंग को अगर बढ़ा दोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या आएगी? मेरिट, मेरिट होल्डर्स देश छोड़कर फॉरेन चले जाएंगे, और हो यही रहा है कि जो ब्रिलियंट ब्रेन्स है हमारी कंट्री के अंदर, तो वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण जो है वो फॉरेन भग रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पर्सनली आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने दोस्तों यारों में, आसपास, किया कि नहीं किया? काफी सारे लोग फॉरेन भाग रहे हैं। दिमाग में आपके भी आता होगा, अरे यार यहाँ पे तो बड़ा लफड़ा है, हर चीज में, या तो करप्शन देखो, या तो ये देखो, या तो वो देखो। इसलिए पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स फॉरेन। बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट? रिफॉर्मिंग द सिस्टम, रिफॉर्मिंग द इश्यूज। इश्यूज को चेंज करना है, बदलाव लेकर आना है। आपको कंप्लेन नहीं करनी, कंप्लेन करेगा कॉमन मैन। कॉमन मैन का काम है कंप्लेन करना, अरे यार हमारे यहाँ तो करप्शन है, हमारे यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ तो वो है। यू आर नॉट मेंट टू कंप्लेन, आपको सोल्यूशन निकालना है, राइट? तो ये चीज है।
दिमाग में हमेशा अपनी पर्सनालिटी, एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी बना लो, तभी आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा और उसी नजरिए से फिर आपको आर्टिकल्स को पढ़ना है। आपको ये आर्टिकल्स सिर्फ रीड नहीं करने, जो ब्यूरोक्रेसी जिस प्रकार से सोचती है उस तरीके से आपको रीड करना है। ब्यूरोक्रेसी जिस प्रकार से आंसर चाहती है उस तरीके से आपको रीड करके समझ के अपने आंसर लिखना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट रीडिंग राइटिंग। नॉलेज का एग्जाम नहीं है। नॉलेज का एग्जाम होता तो जितने भी आईआईटी टॉपर्स हैं सबके सब जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होते। 12th फेल वाले लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, फिर भी किया क्यों? दिस एग्जाम वांट्स ऑफिसर्स। वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो यू विल बी द किंग, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कोटा जो है वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए? एम्पावरमेंट और जस्टिस के लिए। ये वाला फैक्ट भी लिखा है और उसके बारे में हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली। ये एक आर्टिकल था। अब नेक्स्ट चीज के बारे में चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, इश्यूज हैं। देखिए, स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी ने एक माइन को बंद कराने के इंस्ट्रक्शन दिए थे, सस्पेंड मतलब कि टेम्पररी बेसिस पर उसको रोक लगा दी जाए, क्योंकि वहां पर 6 लोगों की जो है वो जान चली गई थी। राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 ही है शायद, 3 वर्कर्स, सॉरी, डेथ ऑफ 3 वर्कर्स। तो 3 लोगों की जो है वो जान चली गई थी। और किस चक्कर में जान चली गई थी? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सही तरीके से रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। अरे यार देखो, एक माइनिंग साइट है, तमिलनाडु का ये घटना थी। अब आपको ये घटना के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। अब इमेजिन करो एक माइनिंग की साइट है, वहां पर माइनिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइनिंग हो रही थी वो क्वारिंग वाली हो रही थी। क्वारिंग वगैरह पता है ना आपको? क्वेरिंग ऊपर से जो है वो, मतलब जैसे सरफेस एरिया से जो है वो निकाला जाता है खरोद के मिनरल्स वगैरह को। राइट, इसमें एक तो डीप डीप माइनिंग होती है, नीचे जो है वो जाकर जो है वो माइनिंग की जाती है, और एक जो होती है सरफेस एरिया से ही जो है वो निकाला जाता है ना। तो ये चीज आपको पता है, नॉट डीप माइनिंग, है ना, पता ही वाली चीज आपको, क्वेरिंग क्या होती है ना। तो ये तमिलनाडु के अंदर ये चीज चल रही थी। तो इतने में क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। अब जैसी ये घटना हुई, तुरंत स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी ने इंस्ट्रक्शन दिए कि यार ऑपरेशन बंद करो अपना। बट क्या हुआ, ऑपरेशन इलीगली चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रही, भाई आप एक ऑफिसर हो, आप सोचो इस आर्टिकल को एक ऑफिसर की तरह देखो। आपको क्या दिखाई दे रहा है इस आर्टिकल के अंदर? आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर कंपनी को हमने बोल के रखा है कि कंपनी जो है वहां पर माइनिंग करे, और उसको हमने गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी है, और वो फॉलो नहीं कर रही, इसमें किसका डिफॉल्ट है? इसमें उस कंपनी का डिफॉल्ट है कि हमारी हमारी ब्यूरोक्रेसी का डिफॉल्ट है? बताइए। आप एक ऑफिसर हो गाइस, टॉपिक पढ़ो एक ऑफिसर की तरह। आप एक ऑफिसर हो, दिमाग में अपने ऑफिसर लगाओ, भाई बताओ ना किसका डिफॉल्ट है? डिफॉल्ट है कि क्यों वहां पर कोई अथॉरिटी जाकर चेक नहीं कर रही समय समय पर कि कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं? क्यों वहां पर समय समय पर जाकर रेड नहीं हो रही? क्यों इंस्पेक्शन नहीं हो रहे वहां पर जाकर? द डिफॉल्ट इज ऑफ सिस्टम। डोंट ब्लेम अदर। कॉमन मैन दूसरों के ऊपर ब्लेम करता है, ब्यूरोक्रेट्स ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं और सुधारते हैं चीजों को। क्या इशू है? हमने देखा हमारे सिस्टम में इशू है। अगर वहां पर प्रॉपर इंस्पेक्शन होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरी बात, क्या होता है भाई साहब, पूरा गेम जो चलता है ना पैसे पे चलता है। अब ये माइनिंग वाला व्यक्ति जो है वो माफिया होगा, लपक पैसे वाला होगा, छोटे मोटे पैसे वाला तो है नहीं, माइनिंग चला रहा है। और दूसरी बात, डायरेक्टर के भैया, माइनिंग और जियोलॉजी के जो स्टेट डायरेक्टर है उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसको इसने वो कर दिया, अनदेखा कर दिया। तो आप सोचिए कि पॉलिटिकल कनेक्शन इसके बहुत तगड़े होंगे। तो ये चीज रोकनी है बॉस, ये चीज अपने सिस्टम के अंदर रोकनी है। ये रोकेगी तब जाकर इस प्रकार से लोगों की डेथ नहीं होगी। राइट, तो यही चीज इस आर्टिकल के अंदर यही बताई गई थी। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने अनाउंस किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी और ऑडिट एक्सरसाइज। देखो, सेफ्टी ऑडिट एक्सरसाइज इन ऑल स्टोन क्वेरीज गिवन दैट पॉलिटिकल नेक्सस क्वेरी ऑपरेशन ग्रांट ऑफ लाइसेंस। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती। क्या होता है ये प्रॉब्लम, क्या है हमारे यहाँ पर? यही प्रॉब्लम है। इस तरीके की प्रॉब्लम है कि हम ऑडिटिंग नहीं करते, हम इंस्पेक्शन नहीं करते। और अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन करेंगे तो घटनाएं नहीं होंगी, एक्सीडेंट्स जो है वो नहीं होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज है। फिर हम लोग और भी क्या कर रहे हैं, हम लोग ये, अब देखो इलीगल तरीके से अगर माइनिंग होगी तो स्टेट को तो लॉस होगा ही होगा, जो कि बताया कि यहाँ पर करीब 16,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर ने एक अपनी रिपोर्ट जो है वो बताई थी, जिसको मद्रास हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया था इनको एज लीगल कमिश्नर के तौर पर। और इन्होंने एस्टीमेट लगाया था कि इलीगल जो ग्रेनाइट माइनिंग हो रही है उससे इतना नुकसान हुआ है। तो इन्होंने तो एक एस्टीमेट लगाया, ना जाने कितना का नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा।
बट ये नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है? एनवायरमेंट का नुकसान, जो कि इरिवर्सिबल है। एनवायरमेंट के नुकसान को तो आप रिवर्स कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है, उसमें सिर्फ स्टेट का रेवेन्यू की वो अभी तो हमने ऑडिटिंग की बात कर ली, चलो आप जान बचाओगे, बट आपको मल्टीपल, आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो तो सिर्फ आपको जो है वो लोगों की लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देखना है, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है उस पर भी प्लानिंग करनी है। तो एक ऑफिसर हर डायरेक्शन में चीजों को देखता है। तो आपको इस आर्टिकल के अंदर पूरे डायरेक्शन मिलेगा, क्या? एक तो सेफ्टी, दूसरा पॉलिसी मेकिंग, तीसरा क्या चीज हमें देखने को मिल रही है? एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इलीगल माइनिंग्स वगैरह होती है तो भाई जो भी लॉस होता है तो उससे क्या होता है? एनवायरमेंट को नुकसान होता है। कहीं पर भी माइनिंग वगैरह हो रही है, क्या हो रहा है? एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो आप नेचुरल रिसोर्सेज की। और चौथा, भाई एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो तो स्टेट को तो रेवेन्यू मिल नहीं रहा है, तो रेवेन्यू का लॉस हमें देखने को मिल रहा है, राइट? तो इस तरीके से चीजों को आपको पढ़ना है। मजा आया? तो ये इसी के साथ हमने अपने एडिटोरियल को जो है वो फिनिश किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। कैन इंडिया री इमेजिन साउथ एशिया? तो ये वाला टॉपिक उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपिनियन वाला टॉपिक है, इसको स्किप कर सकते हैं अपन। और ये सब टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पहले जो है वो किए हुए, उतने कुछ खास नहीं है। जैसे जापान जो है वो यूक्रेन की मदद कर रही है, ये देख लो आप, सेल्मोनेला इन्फेक्शन। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। सेल्मोनेला इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन गाइस बेसिकली छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको ज्यादातर अफेक्ट करता है। एक मिनट, इसमें ये बस इसके सिम्टम्स वगैरह हम थोड़े से देख लेते हैं, तो जिससे कि एक आइडिया लग जाए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ये देखिए स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। अब इधर इधर जो है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। सेल्मोनेला जो है वो रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग को देखने को मिलता है। सेल्मोनेला जो है वो एक बैक्टीरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके इन्फेक्शन को मैं डाल देता हूँ, सेल्मोनेला इन्फेक्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे ये इन्फेक्शन जो है ये सेल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, सेल्मोनेला इन्फेक्शन। और किसके कारण होता है? खराब पानी जो होता है, खराब खाना जो होता है उसके कारण होता है। और बहुत कॉमन है बच्चों में, इवन बड़े लोगों को भी होता है। और इम्यून सिस्टम जो है ये पूरी तरह से खराब कर देता है। और सिम्टम्स जो है वो इसके क्या है? डायरिया, फीवर, ठंडी लगना, पेट में दर्द होना, तो ये सब इसके वो है। और मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू ये ट्रीट जो है वो किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और ये फैलता जो है वो खराब खाने और खराब पानी से। ठीक है, तो ये है सेल्मोनेला इन्फेक्शन के बारे में एक जानकारी, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक सा। अब वापस आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। आई थिंक दिख रहा है अभी आपको न्यूज़पेपर, दिख रहा है? चलिए ठीक है, तो इसका आउटब्रेक हम लोग को जो है वो देखने को मिला था ईस्टर एग्स के कारण जो है वो हुआ था, और ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो है वो देखने को मिला। चलिए इंडिया के बारे में, इंडिया की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, जरा आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट बताओ कि हमारी हम कौन से ईयर तक जो है वो 20% इथेनॉल को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग को टारगेट कर रहे हैं, पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स करने को टारगेट कर रहे हैं। कल ही मेरे ख्याल से, कल या परसों में पढ़ाया था इस टॉपिक को मैंने आपको, बताइए जरा। 2025 तक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। बिल्कुल यही बस मैं आपका आंसर चाह रहा था, क्योंकि पहले जो टारगेट था वो 2030 का था, अब इस टारगेट को घटाकर 2025 कर दिया गया है, राइट? और हमारा जो है टारगेट किसका है? इथेनॉल ब्लेंडिंग 20%। और पार्टिसिपेट करो, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक था। ये टूल किट हम लोग को देखने को मिल रही है गाइस, चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट। तो ये जो है वो तैयार करी है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर। ब्रिटेन का एक एनजीओ 5 राइट्स है, राइट? तो इन्होंने किया है जिससे कि बच्चों की जो अधिकार है वो इंश्योर किए जा सके, और डिजिटल वर्ल्ड में जो है वो उसको प्रायोरिटाइज किया जाए, राइट? क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इवन एक रिपोर्ट कैसी सामने आई है कि जैसे ही कोई भी सोशल मीडिया में एक प्रोफाइल बनती है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ग्राफिक कंटेंट से टारगेट किया जाता है। तो वही है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पॉलिसी मेकर किस तरीके की जो है पॉलिसी बनाए बच्चों को जो है वो लेकर, तो उसके बारे में जो है वो टूल किट के अंदर मेंशन है, राइट? तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिले, बट आज की डेट में आप जानते ही हैं कि पूरी चीज जो है वो डिजिटल हो गई। छोटे से बच्चे जो है वो अपने हाथ में फोन लेकर जो है वो बैठे रहते हैं, राइट? तो वो बिल्कुल गलत है। वो ना ही सिर्फ उनकी हेल्थ को जो है
बर्बाद कर रही है, बल्कि उनकी जो कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, सोचने समझने की जो शक्ति है, दिमाग चलाने की शक्ति है, उसको भी खराब कर रही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मई को, आज के दिन। तो आज का दिन जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बीज डे। इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता के अंदर है, वो ओल्डेस्ट म्यूजियम हम लोग को देखने को मिल रहा है। उदयपुर किससे रिलेटेड है? 3-4 दिन से लगातार इस टॉपिक को मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। बताइए जरा फटाफट, उदयपुर डिक्लेरेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी अगर आ गया तो क्या बताओगे आप, किससे रिलेटेड है उदयपुर डिक्लेरेशन? बताइए जल्दी फटाफट, फटाक से बताओ बिना टाइम वेस्ट किए। अरे कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म लाने से रिलेटेड ये था, बिल्कुल सही जवाब ज्योति की, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म लाने से रिलेटेड जो है ये उदयपुर डिक्लेरेशन हमें देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता ही है। वो चीज देखने को रही, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि आधार कार्ड सेक्स वर्कर्स के लिए भी जो है वो जारी किया जाए। और कुछ खास काम नहीं है। ब्रिक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कल भी एक ब्रिक्स का टॉपिक आया था, अभी ब्रिक्स की एक समिट हो रही है, राइट? अभी तो उसमें कुछ खास ऐसा कोई अपडेट जो है वो समिट के दौरान जो है वो नहीं आया, बट ब्रिक्स के बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट? साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया? बताइए जरा, ब्रिक्स कंट्री के अंदर साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुई? बताओ जरा। 2011। वेरी गुड रिंकी जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये टॉपिक जो है बस वो उसमें सिर्फ यही मेंशन है कि पैंगोंग सो लेक पर एक ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ पैंगोंग सो लेक की तरफ। मैं आपको देखिए नहीं, मतलब अपन पैंगोंग सो लेक को जो है वो देखेंगे। एक बार मैप निकाल लूं। विकीपीडिया पे अपन देखते हैं इसको। विकीपीडिया पे हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। रुको, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, इज इट विजिबल? चलिए, फिर अपन उसको भी देख लेंगे एक बार, क्या बोलते हैं, मैप को भी जो है वो जाके देख लेंगे। तो पैंगोंग सो लेक या पैंगोंग लेक इन जनरल जिस नाम से हम लोग इसको जो है वो जानते हैं। चलिए, सो ये आप ध्यान में रखना, एंडोहेरिक लेक ये होती है। क्या होती है? एंडोरहिक, सॉरी, एंडोरहिक लेक। तो एंडोरहिक बेसिन जो है वो एक ड्रेनेज बेसिन हमें देखने को मिलता है नॉर्मली, जिसके अंदर पानी जो है वो आकर क्या होता है? अटक जाता है। ये पैंगोंग सो लेक ऐसी लेक है कि जहां पर पानी आकर अटक गया और पानी का आउटफ्लो नहीं है किसी भी एक्सटर्नल बॉडी ऑफ वाटर के पास, जैसे कि रिवर हो गया, ओशियन हो गया, बस पानी आकर वहां पर अटक गया है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है किसकी? पैंगोंग सो लेक की। ये क्या है? एंडोरहिक बेसिन है। तो आपको ये भी समझ आ गया एंडोरहिक बेसिन क्या है, राइट? ये पानी जो है वो अपने पास जो है वो खींच लेता है और पानी वहां पर अटका रहता है, अवेलेबल रहता है वहां पर पानी, राइट? तो ये चीज है। और ये ईस्टर्न लद्दाख और वेस्ट तिब्बत पर हम लोग को नजर आता है, राइट? और कितनी ऊंचाई पर है? 4225 मीटर की ऊंचाई पर, या 13,862 फीट पर ये हमें देखने को मिलता है। 134 किलोमीटर लंबी ये लेक है। 5 सब लेक में डिवाइडेड है, और ये 5 सब लेक पैंगोंग सो हो गई, सो न्याक हो गई, रुमसो हो गई, राइट? और न्याक सो भी एक हम लोग को देखने को मिलती है। सो न्याक है और एक न्याक सो है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और अप्रोक्सीमेटली 50% जो लेंथ है इसकी ओवरऑल लेक की, ये तिब्बत में हम लोग को देखने को मिलती है, चाइना में, और 40% है लद्दाख में। और इंडिया और रिमेनिंग 10% जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि रिमेनिंग 10% लद्दाख इंडिया में, और रिमेनिंग 10% जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया और चाइना के बीच में। क्लियर? और लेक की अगर हम लोग जो है वो बात करें, तो लेक इज 5 किलोमीटर वाइड एट इट्स ब्रॉडेस्ट पॉइंट। ब्रॉडेस्ट पॉइंट मतलब पता है कि सबसे चौड़ा जो पॉइंट है, वहां पर इसका 5 किलोमीटर के एरिया पर ये फैला हुआ है, राइट? बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सेपरेट हुई थी इंडस नदी, इंडस रिवर बेसिन से, राइट? चलिए, सेलाइन वाटर इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है।
चलिए, अब अपन इसकी लोकेशन यहाँ से आ रही है क्या? चलिए, लोकेशन हम पैंगोंग सो लेक की थोड़ी-सी देख लेते हैं। इसमें परफेक्ट जो है वो नहीं आई है आई थिंक, तो उसमें अपन देखेंगे मैप के थ्रू। 1 मिनट रुकना, मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ पैंगोंग सो लेक की लोकेशन। क्या है कि अभी के अभी साथ ही साथ अपन मैप भी कर लेंगे ना, तो अपने लिए अच्छा रहेगा। बस 5-7 मिनट का कहीं और टॉपिक बस बचा हुआ है, अपन मैप देख लेते हैं फिर खत्म करेंगे। चलिए, क्योंकि ये चीज भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्राची, लेक्चर के लास्ट लास्ट में रुक जाऊंगा मैं। हाँ, ये देखिए गाइस, इसकी लोकेशन मैं जूम आउट करता हूँ, तब आपको और बेहतर तरीके से ये लोकेशन नजर आएगी। ये देखो चुशुल वैली कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी के नजदीक में हम लोग को चुशुल वैली देखने को मिलती है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा जिससे कि आपको चाइना और इंडिया की लोकेशन जो है वो नजर आए। थोड़ा सा स्लो जो है वो चल रहा है, क्योंकि दो दो चीजें चल रही है ना, एक तो ये आपका लेक्चर जो है वो हाई स्पीड पे चल रहा है। हाँ, अब चाइना हम लोग को नजर आई, तिब्बत वाला क्षेत्र, और ये देखिए पैंगोंग लेक हम लोग को यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन जो है वो थोड़ी ध्यान में रखना। ये वाली लोकेशन है इस तरह, मैंने इसलिए दिखा दी कि दिमाग में एक पिक्चर जो है वो बैठ जाए आपके। देखिए पूरा पानी आपको हल्का हल्का फीचर जो है वहां तक जो है वो नजर आ रहा होगा, जाता हुआ जो है वो नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा, है ना? तो ये एरिया है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट खास चीजें इससे रिलेटेड, एक मिनट रुकिए। अपन क्या करते हैं, ये जो न्यूज में जो इमेज आई थी ना, इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाली इमेज अपने लिए बहुत काम की है। ठीक है, ये आई थी मेरे ख्याल से किसी न्यूज में आई थी, ये काफी सारी न्यूज में आ चुकी है। ये वाली फोटो देखो, ये गलवान वाला क्षेत्र हम लोग को यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा है। इसके ऊपर दौलत बैग ओल्डी, ये हाईवे जो है वो तैयार किया जा रहा था। ये श्योक हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? और ये लेह वाला एरिया, इस तरीके से चीजें थोड़ा ध्यान में रखिए। ये डारबुक, राइट, ये इंडस नदी, राइट, यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिल रही है। ये पैंगोंग सो, ये पूरी की पूरी इंडिया यहाँ तक आती हुई। हॉट स्प्रिंग एरिया यहाँ पर है, ये लड़ाई वाला एरिया, झगड़ा जो हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, इसी क्षेत्र पर हॉट स्प्रिंग वाले एरिया पर हम लोग को देखने को मिला था, राइट? यस एग्जैक्टली, तो ये डिस्प्यूटेड वाला एरिया था, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी मैप में ये थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो करो। अब देखो, ये वाली चीज देखो आप, ये पैंगोंग सो लेक तो अपन ने देख ली इसकी लोकेशन। देखो रिजांग ला ऊपर है, रेचिन ला नीचे है, उसके ऊपर है चुशुल, चुशुल वैली अभी जो मैंने भी आपको दिखाया, राइट? ये चीज है, तो इस तरीके से मैप पर भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, चले अब आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 2023 की तैयारी के 2022 के स्टूडेंट को तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनका रिवीजन जो है वो टाइम चल रहा है। 2023 में अगर आप प्रॉपरली अपीयर हो रहे हैं तो जरूर जो है ये रेगुलर बेसिस पर ये द हिंदू का तो आप ज्वाइन करें ही करें, रेगुलर क्लासेस। बाकी हमारी जीएस की क्लासेस जो 13 से शुरू होगी, 13 जून से, उसको रेगुलरली जो है वो लें। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ईमानदारी से, रिलीजियसली, और फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बट ईमानदार रहो, क्लासेस रेगुलर रहो रखो। चलिए, क्वाड में आप मुझे बता दीजिए, क्वाड समिट जो है वो नेक्स्ट वीक होने वाली है, मोदी जो है वो जापान जाएंगे।
तो क्वाड के बारे में बताइए, क्वाड के अंदर कौन सी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, बताएं फटाफट। क्वाड का टॉपिक में कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूं। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये चार कंट्री के नाम आपको ध्यान में रखना है। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। तो क्वाड के बारे में हम लोग स्पेशल क्लास में भी जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वाड ये चार कंट्रीज का जो है वो ग्रुप हम लोग को मिलता है, राइट, चाइना को काउंटर करने के लिए, बट कभी भी इसने ये नहीं कहा कि चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, राइट। अरे तेरी आज आज मेरे ख्याल से एक लफड़ा हो गया। क्लास की रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ से स्टॉप हो गई। चलो, मेरे ख्याल से स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ तो शायद क्लास की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई होगी, क्या पता। चलो, 57 मिनट्स की तो दिखाई दिखाई दे रहा है, आई थिंक। मेरे ख्याल से भी 1-2 मिनट उस समय क्लास की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। चलो, जो भी स्टूडेंट जो है वो मैप देख लेना यार, अगर आपने यूट्यूब में देख रहे हो आप ये लेक्चर को, तो मैप जब बाद में देखोगे तो मैप देख लेना। ऑडियो है बस। आप लोग को स्क्रीन नहीं दिखाई दी थी क्या? मैंने अभी आपको मैप दिखाया तो स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या आपको? प्राची जी लिख रही ऑडियो है बस। बताइए, दिख रही थी। हाँ, अक्षय जी और रिकी जी बोला कि दिख रही थी। आप क्यों बोल रहे हो? प्राची जी ऐसा क्यों बोल रहे? चलो एनीवेज, बाकी वही मैंने एक बार चेक किया, मैंने कहा रिकॉर्डिंग को क्या हो गया था। चलो, जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हो यार, आप लोग लाइव सेशन अटेंड किया करो रोज, 1 घंटे की बात है, सुबह 9 से 10 बस। चलिए, अब ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा, तो इसको लेकर टॉपिक था। तो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत हम लोग देखने को मिला था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ईडब्ल्यूएस को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया? तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और कब ये लागू हुआ? तो 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ। अभी जो सवाल जो उठ रहे हैं, वो सवाल इस चीज के ऊपर उठ रहे हैं कि सरकार ने कैसे ये डिसीजन लिया कि 8 लाख की एनुअल इनकम को इन्हें क्या करना है, 8 लाख की एनुअल इनकम को कैसे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मतलब भाई, कैसे फिक्स किया आपने 8 लाख की एनुअल इनकम की लिमिट को? मतलब क्या ग्राउंड्स देखे, क्या चीज देखी कि भाई ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 8 लाख का क्राइटेरिया रखना है? तो इसको लेकर ये हमें देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, तो ये एक चीज थी। प्राची जी, मैं आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं आपको बताता हूँ, आपके अलग से गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चन हो अलग से ना मुझे लेक्चर के लास्ट में पूछ लिया करो। चाइल्ड राइट्स ग्रुप अपोज रेजिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन। तो आपको पता है कि महिलाओं की मैरिज एज जो है वो कितनी हो गई है? 18 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, बताइए जरा। 21 साल। 21 साल बेटा, 24 साल नहीं, 21 साल की गई है। 21 साल, 21 ईयर्स, राइट। तो 21 ईयर्स जो है वो कर दी गई है। और आपको जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ये भी कहा था कि काफी सारे एक्टिविस्ट जो है वो अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं? एक कॉमन चीज आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इससे क्राइम के केसेस जो है वो बढ़ेंगे, राइट। जो लोग जो है, क्राइम कैसे होगा? क्योंकि जो आप क्या कर रहे हो, कानून कानून को तोड़ना मतलब क्राइम। तो जो भी लोग भागकर शादी करते हैं, राइट, तो उनके लिए तो ये क्राइम हो गया। तो क्राइम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी, उतना कुछ खास नहीं है। जो चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, तो वही वैसे न्यूज हम लोग को देखने को मिली। अब देखो, औरंगजेब का मकबरा जो है उसको अभी 5 दिन के लिए बंद कर दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, क्योंकि राज ठाकरे के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, इन्होंने धमकी दी है कि ये जो है वो तोड़ देंगे औरंगजेब के मकबरे को। तो थोड़ा सा मैं आपसे 2 मिनट और लेना चाहूंगा, अपन डिस्कस करते हैं मकबरे को, ठीक है। 1 मिनट रुकना, विकीपीडिया खोलता हूं मैं, औरंगजेब का मकबरा देखेंगे। आप लोग को कमांड बिठाकर चलना है। चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ये महाराष्ट्र के अंदर है, अपन इसको देखते हैं विकिपीडिया में।
चलिए, इसकी लोकेशन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर साइड में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको देखना जरूरी है। 1707 में ये कंप्लीट हुआ, राइट, कंप्लीट हो गया। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 1707 1707 में जो है वो शुरू हुआ 4 मार्च को, और कंप्लीट भी उसी समय हो गया, और 1707 से ही ये ओपन कर दिया गया। 1707 वो डेट है जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आप जानते हैं औरंगजेब के बारे में, राइट। आखिरी जो इंपॉर्टेंट मुगल शासक, और कहा जाता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत 1707 के बाद से हुई है। जैसे हिस्टोरियन जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री जो है वो एंड होती है 1707 तक, और उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है। तो छठा मुगल शासक ये था औरंगजेब, हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और ये अकॉर्डिंग टू हिज विश ही वॉज बरीड नियर द दरगाह ऑफ शेख जैनुद्दीन, जो कि सूफी थे। तो औरंगजेब ने बोला था कि मेरी जो है वो बॉडी को जो है वो दफनाया जाए शेख जैनुद्दीन की दरगाह के नजदीक। तो ये वाली चीज भी एक बेसिक सा फैक्ट है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी आप तो इसकी लोकेशन ध्यान में रखो, इस मकबरा की, टॉम ऑफ औरंगजेब। और क्या है इसके अंदर, आप क्या चीज जो है वो देख सकते हो। ठीक है, ये इसमें भी लिखा हुआ है पहले पॉइंट में शेख जैनुद्दीन। तो ये भी बाई चांस अगर आ जाए तो ये ध्यान में रखना। देख लेते हैं इसकी फोटो, देख लेते हैं कैसा दिखता है ये लेटर मुगल एम्पर। ये देखिए कुछ फोटोज वगैरह इसकी, अच्छा है, देखो बाहर से भी दिखाई दे रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ वापस। नहीं, इसके बाद भी आए थे, ऐसा नहीं है औरंगजेब के बाद नहीं है, औरंगजेब के बाद भी शासक आए थे, बट दे वर नॉट सो इम्पोर्टेंट, जिनको जो है वो ब्रिटिशर्स ने बस सिर्फ उल्लू बनाया। ये आपने जीएस की क्लास नहीं करी है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अभी, जैसे कि रिंकी जी है, उन्होंने जीएस की क्लास करी है, तो उनको पता है कि किस तरीके से अपन हिस्ट्री कवर करते हैं। हिस्ट्री जो है वो सिर्फ जो चीज लिखी हुई है उसकी तरीके से नहीं कवर करना है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है। चलिए, मेड इन इंडिया स्किन टेस्ट फॉर टीबी, ये लॉन्च हुआ है। ये न्यूली अप्रूव्ड मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट जो है वो, जिसे सी टीबी जो है वो कहा जा रहा है, ये लॉन्च किया है। एक कॉस्ट इफेक्टिव टूल है। थोड़ी सी चीज जानकारी आपको बताने की, गाइस देखो, आर्टिकल 142 बार बार लगातार न्यूज में आ रहा है। अभी वो राजीव गांधी मर्डर केस में जो कॉन्विक्ट जो था उसको अभी बरी किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए, और एक और बार फिर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। तो आर्टिकल 142 में आपको गारंटी देता हूँ 90% से ज्यादा चांसेस इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। क्या होता है आर्टिकल 142? सिंपल शब्दों में ध्यान में रखना, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, तब उसको उस उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करती है, जो कि आर्टिकल 142 के तहत होता है, राइट। ठीक है, देखो क्या हो रहा था नागालैंड के अंदर, जो हम लोग को ये आर्म्ड ग्रुप जो देखने को मिलता है NSCNIM, जिसके साथ मिलकर अभी सरकार जो है वो पीस टॉक्स कंडक्ट कर रही है। तो इन लोग क्या करते हैं, गाड़ियों को रुकवा देते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनसे ये टैक्स वसूली करते हैं। और कितना टैक्स होता है? 12 से 13 गुना ज्यादा टैक्स जो है वो बिजनेसमैन को देना पड़ता है, राइट। 12 से 13 गुना ज्यादा टैक्स इन लोगों को। तो वहां के बिजनेसमैन, ट्रेडर्स वगैरह जो है, आने जाने वाले लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। तो ऐसी एक्टिविटी को रोकने के लिए नागालैंड जो है वो अभी कार्रवाई करेगी। तो इसको लेकर एक टॉपिक था छोटा सा। तो आप जानते हैं इसकी ये हम लोग को स्वीडन और फिनलैंड जो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दो कंट्री जो है ये नाटो को जो है वो ज्वाइन कर रही है। तो उन्हीं को लेकर ये मीटिंग थी इनकी, राइट। और इसी मीटिंग के दौरान टर्की के बारे में भी बात हुई कि भैया टर्की के बारे में भी थोड़ा कुछ सोच लो, राइट, क्योंकि टर्की के ऊपर तो बैंड बजा के रखी है यूनाइटेड स्टेट्स ने, आपको पता होगा, कार्ड सा लगा के रखा है टर्की के ऊपर, राइट। चलिए, ये एक पुरानी एक न्यूज थी, जो अपडेटेड वर्जन इसका हमें देखने को मिला है। यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को फाइनेंशियली। तालिबान ने बताया है कि मध्यस्थता हम लोग को, ये तारीख है तालिबान पाकिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में जो है वो ये, यानी कि तारीख है तालिबान पाकिस्तान अलग है, ये एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और एक जो है पाकिस्तान, तो इनके बीच में मध्यस्थता जो है वो चल रही है, राइट, कि जिससे कि ये लोग अटैक वगैरह ना करें पाकिस्तान के अंदर। तो वो एक चीज थी, उतनी कुछ खास काम की नहीं आती है। ये जीएसटी का टॉपिक ये रिपीट हो गया, कोई चीज जो चीज काम की थी वो अपन ने डिस्कस कर ली।
2026 तक हो सकता है कि इंडिया के अंदर हाइड्रोजन व्हीकल्स देखने को मिले। तो बॉश ने जो है ये चीज कही है कि अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फिर ये निखत इनका नाम बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अपना ये लेक्चर खत्म होता है। अभी जाइए मत जाइए नहीं, अभी मुझे आप लोग को बैच के बारे में एक डिटेल जो है वो देनी है अपने। और किसकी क्या क्वेश्चन है वो पूछ लो। और जिसको पता है 2023 के बैच के बारे में आप लोग जा सकते हो। तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने का प्रॉपर पूरा बैच है। राइट, जनरल स्टडीज प्री मेंस दोनों की इसमें आपको तैयारी करवाई जाती है। क्लास में पूरी बुक कवर करवाई जाती है। सिर्फ आपको फॉलो करना है क्लास में जो चीज बताई जा रही है उसके बारे में, बस सिर्फ क्लास फॉलो करिए। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि इस बार हमारे पास पूरा कंप्लीट 12 महीने का प्लान सामने है। राइट, और हर एक चीज जो है वो आपकी करवाई जाएगी। तो और करंट अफेयर्स तो आपका चल ही रहा है। राइट, तो जिनको भी ज्वाइन कर रहे हैं 9713282838 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब क्या आ रहा है आपके क्वेश्चंस। इन्फ्लेशन, हाँ बताओ प्राची जी क्या पूछना चाहते हो आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड। और गाइस आप जैसे कि जो लोग रुके हुए हैं अभी, तो आप भी चाहे तो इनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। क्या है आपका क्वेश्चन इन्फ्लेशन से रिलेटेड। आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू वो क्या करती है, जैसे कि आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस प्रकार के रेट जो है वो डिसाइड करती है। अब देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आपने मेरे ख्याल से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टॉपिक को कवर नहीं किया, इसलिए आपका डाउट आया। बट फिर भी सुनो ध्यान से। क्या होता है हमारी कंट्री के अंदर, महंगाई को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, दो तरीकों से। महंगाई कब होती है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को। डिमांड और सप्लाई का गेम है। राइट, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा होगा। गेटिंग माय पॉइंट, प्रोडक्ट महंगा होगा। अब प्रोडक्ट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्ट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन कब होगा, जब हम कंपनी वालों को सस्ते रेट में लोन देंगे। जब हम कंपनी वालों को सस्ते रेट में लोन देंगे, तो आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है, अपनी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लोन के रेट्स को कम कर देता है, कि जिससे कि सस्ते रेट पर लोगों को लोन मिल जाए, लोग अपनी इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज जो है वो चालू करें, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होगी, प्रोडक्शन होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन जो है वो शुरू हो जाएगी बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ। तो ये एक सिंपल मेथोडोलॉजी है ये समझने की कि कैसे आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। समझ में आया। कोई भी चीज है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझना है। इकोनॉमिक्स से लोग डरते हैं, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में समझोगे तो पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलो फिर आप साइन ऑफ करते हैं। अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस। जय हिंद। आई थिंक ये स्टॉप हो गया था फिर से। आई डोंट नो भाई, ये बार बार पता नहीं क्यों स्टॉप हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है प्राची जी, आई थिंक कि आपको जो है वो आंसर मिल गया होगा। जो भी स्टूडेंट जिनको ज्वाइन करना है हमारे बैच को, स्क्रीन पर डिटेल जो है वो लिखी हुई है, नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ट्राई कि आप रोज रेगुलरली जो है वो लाइव सेशन को जरूर अटेंड करें। जय हिंद गाइस।